तो दोस्तों हमने अपने हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है संस्कृत के सेक्शन की। तो आपको एक बात से मैं अवगत करा दूं कि जब भी आप सीटेट में संस्कृत लेते हो तो जो आपका पेपर होता है वो आपका क्या संस्कृत भाषा में ही आएगा। ठीक है, यानी जो उसके प्रश्न होंगे वो संस्कृत में होंगे। अगर आप रीट की बात करते हो तो रीट में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन अगर आप यूपी टेट की बात कर रहे हो, यूपी टेट में आपने संस्कृत लिया है, तो जो क्वेश्चन होंगे वो किस में आएंगे? हिंदी में आएंगे। ठीक है, यानी ये आपको क्या लिखा मिलेगा? ये आपको लिखा मिलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इनसे प्रश्नों को हल करें। ठीक है, स्वामी विवेकानंदः अमेरिका देशे भारतीय संस्कृत्या प्रचारम करोति स्म। ठीक, यानी स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका देश में भारत की संस्कृति का प्रचार किया। कश्चन श्रोता उपहासपूर्वकम् उक्तवान अहो भारतीय संस्कृत्याः विसंगति। उसमें से कुछ श्रोतागणों ने उपहास पूर्वक ऐसा कहा कि ओह, भारतीय संस्कृति की विसंगति को देखिए। लक्ष्म्या वाहनम उल्लू का, लक्ष्मी के वाहन उल्लू है, और सरस्वत्या वाहनम हंसः इति, और सरस्वती का वाहन हंस है। विवेकानंद ने अवदत्, विवेकानंद ने कहा, एषः एव अस्माकं भवताम मध्ये दृष्टिभेदः। विवेकानंद ने कहा कि यही तो हमारे और आपके मध्य के दृष्टि भेद है। धनाधीनः जना उल्लूकवत आचरति, विवेकम आश्रितः नरः विद्वान भवति। अर्थात धन के अधीन जो जन होते हैं वह उल्लू के सदृश आचरण करते हैं। ठीक, और वहीं विवेक पर आश्रित जो व्यक्ति होते हैं उन्हें विद्वान माना जाता है। ठीक है, तो अतएव सरस्वत्याः वाहनम हंसः, और इसीलिए सरस्वती का जो वाहन है वो हंस है। लक्ष्म्या वाहनम उल्लूकः इति, और लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है। ठीक है, तस्य इदम् उत्तरं श्रुत्वा सः श्रोता लज्जितः भूत्वा उपाविशत। उनके इस प्रकार के उत्तर को सुन करके वह श्रोता लज्जित होकर के बैठ गए। ठीक है, आइए अब हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। तो क्या है अमेरिका देशे इत्यत्र का विभक्ति? अमेरिका देशे इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्तों विभक्तियों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रूप याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कौन सा रूप याद करेंगे? आप राम के या बालक के रूप याद कर सकते हैं। देखिए, माँ पे जब भी आप देख रहे हैं तो कौन सी मात्रा लगी है? छोटे आ की मात्रा लगी है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। ठीक है, तो अकारांत के जितने भी रूप होंगे, जैसे राम हो गया, बालक हो गया, ठीक है, देश हो गया, इन सब को आप किस आधार पे बनाओगे? राम के आधार पे बनाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे उसमें देशे लिखा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा वाला आपको कोई दिखाई पड़ रहा है? देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, और किस कौन सी विभक्ति है ये? सप्तमी विभक्ति। तो उसी प्रकार जो ये देशे है वो कौन सी विभक्ति है? वो सप्तमी विभक्ति। फिर है भूत्वा इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। देखिए भूत्वा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जब भी हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं जो कत्वा प्रत्यय होता है ना, कत्वा प्रत्यय, ये जब भी लगता है किसी धातु में तो आपका कत्वा जो होता है उसमें का जो है वो समाप्त हो जाता है, केवल ता बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? त्वा दिखाई पड़ रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे? सी ऑप्शन, कत्वा प्रत्यय। फिर है भारतीय संस्कृत्याः इत्यत्र समासः अस्ति। मैंने आपको बताया था जब भी समास विग्रह करें और उसमें क्या आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई पड़े तो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? भारत की संस्कृति, तो लग गया ना आपका विभक्ति चिन्ह, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। फिर है कम आश्रितः नरः विद्वाना भवति। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि विवेकम आश्रिता नरः विद्वाना भवति, तो यहाँ पर भी आपने विवेकम लगा देना है। फिर है अवदत अत्र लकारः अस्ति। अवदत जो शब्द है इसमें कौन सी लकार है? लकार यानी कि जो आप काल कहते हो ना हिंदी में, वही संस्कृत में लकार कही जाती है। तो ये कौन सा लकार है?
आप संस्कृत में दोस्तों दो तरीके के रूप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं शब्द रूप और दूसरा आप पढ़ते हैं धातु रूप। तो जो शब्द रूप होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के होते हैं, यानी आप क्रिया के जो रूप हुए उनको क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। तो चलिए भाई हम देख लेते हैं कि अवदत्त किस में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको कहीं भी अवदत्त दिख रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी लट लकार तो है ही नहीं। लट लकार में देख लेते हैं, कहीं अवदत्त दिख रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद अभी आप क्या इसको, अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है अवदत्त, ये लंग लकार में है। दोस्तों आपको ये होगा कि भैया हमने तो ऑलरेडी पट के रूप याद करें, हम अभी और कितने रूप याद करें, अलग अलग से याद करें। तो देखिए कुछ रूप तो आपको पट से दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ रूपों को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने पट का रूप भी पढ़ा है तो आप ये वद वाला रूप कर सकते हैं आसानी से। जब भी अ लग जाता है ना तो वहां पर क्या है, लंग लकार ही आता है। ठीक, तो हम वापस से आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। अवदत अत्र लकार है अस्ति, तो ये कौन सा है, लंग लकार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं अधोलिखितम अपठितम पद्यांश आधारीकृत्य प्रश्न समाधेय, यानी निम्नलिखित अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करें। ना चौरहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना च राजहार्यम, ना ही राजा छीन सकता है, ना भातृभाज्यम, ना ही भाई उसका बंटवारा कर सकते हैं, ना च भारकारी, और ना ही वह बोझकारी होता है, वह बोझिल होता है। व्यये कृते वर्धते एव नृत्यम, अगर इसको आप रोज खत्म भी करते हैं तो भी इससे ये बढ़ता है। विद्याधनम सर्व प्रधानम, और विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। तो 36वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्या विहीन इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, विद्या विहीन इसमें कौन सा समास विग्रह सही होगा। ठीक है, तो देखिए विद्या विहीन अभी जब आप करोगे तो क्या कहोगे, विद्या से विहीन। ठीक है, विद्या से विहीन अभी आप ये देख रहे हो ना, तो ये देखिए आपका तृतीया विभक्ति है यहाँ पर। ठीक, से अब आपको संस्कृत में तृतीया विभक्ति देखना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है किसका देखें, तो वहां पर विद्या देखा ना, तो देखिए यहाँ पर जब अगर मैं विद्या लिख दूं, विद्या, तो ये देख रहे हैं ना आकारांत, और यहाँ भी क्या था, आकारांत था। ठीक है, तो इस विद्या के रूप किस आधार पे चलेंगे, रमा के आधार पे चलेंगे। तो तृतीया का जरा रूप देखिए क्या लिखा है, रमया। ठीक है, रमया है ना, तो अब आपने यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है विद्या। ठीक है, तो विद्या विहीन, तो विद्या विहीन, यानी विद्या से विहीन, तो 36 का ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर है 37वां, गुरुणाम पदे विभक्ति अस्ति, इसके लिए चलिए हम लोग गुरु के रूप देख लेते हैं। दोस्तों ये उकारांत है, इसीलिए आपको उकारांत के रूप भी याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, गुरुणा। ठीक है, तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, गुरुणा पदे विभक्ति अस्ति तृतीया। ठीक, तो 38वां है वर्धते इत्यत्र का लकारा प्रयुक्ता अस्ति, यानी वर्धते शब्द में कौन से लकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर वर्ध के धातु रूप को। ठीक है, वर्धते। ठीक, अब आप लट लकार पढ़ रहे हैं ना, तो लट लकार में अब देखिए ये क्या लिखा है, वर्धते लिखा हुआ है। अब अगर आप पट का लट लकार देखेंगे तो वो अलग है, पठती पठता पठंती। अब इसका देखिए एकदम ही अलग है, वर्धते वर्धेते वर्धनते। ठीक है, तो आपको इसीलिए कुछ ऐसे शब्द धातु रूप हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर साधारण सा था ये, और आप यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं भाई लट लकार। इसके बाद है पूज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने कर्मवाच्य रूपम किम। तो कर्मवाच्य में हमने देखा था कि जो विभक्ति यूज होती है वो तृतीया यूज होती है, और जो धातु रूप यूज होते हैं वो परस्मय नहीं, वो आत्मनेपदी धातु रूप होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यते करके बनता है कुछ। तो अभी देखना है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, तो अब मैंने आपको बताया ना यते करके बनता है, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, विदेश गमने इत्यत्र कारकः भवति, तो
कारक विदेश गमने इत्यत्र कारकः अस्ति, तो यहाँ पर गमने, अभी आपने वहां पे क्या वर्ड पढ़ा था, रामे पढ़ा था, और ऊपर देखा था ना अमेरिका देशे। तो ये जो एक ही मात्रा है, ये एक ही मात्रा किसमें लगती है, सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति अधिकरण का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अधिकरण कारक करेक्ट हुआ। फिर है 41, क्षेत्रपालः क्षेत्रेभ्यः पशुं वारयति, रेखांकित शब्देषु विभक्ति अस्ति। क्षेत्रपाल खेत से पशु को भगाता है या दूर करता है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है। देखिए, जब भी वारण निवारण या किसी चीज को दूर करना होगा तो वहां पर अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रेभ्य है, ये आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि ये पंचमी विभक्ति है। प्रश्न है, तुम्हें फल अच्छे लगते हैं या मोदक। ठीक है, इति वाक्यस्य संस्कृता अनुवादा भवति, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है अच्छे लगने के केस में क्या होता है, अच्छे लगने के संदर्भ में, देखिए अच्छे लगने के संदर्भ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी गई थी कभी ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, वापस से देखना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो बालकाय मोदकम रोचते, यानी यहाँ पर देखिए बालक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें मिले। ठीक, इसके लिए दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इचु यशानाम तालु। ठीक है, इचु यशानाम तालु। तो इसके आधार पर ई या बड़ी ई, चा वर्ग या और शा का उच्चारण तालु से होता है, तो जा का उच्चारण भी भैया तालु से होगा। फिर सा पठती वाक्य से कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुत, सा पठती इस वाक्य का कर्मवाच्य परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कर्मवाच्य के परिवर्तन में क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, एक होती है तृतीया विभक्ति, ठीक, और दूसरा क्या होता है, आत्मने पदी रूप। ठीक है, क्या करोगे, आप तत् के रूप देखोगे। ठीक है, तत् यानी सा, जिसमें कहते हो ना सा तौते, इसका आप तृतीया देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या दिखा, तेन दिखा। ठीक, तो वापस से आ जाइए अपने इसमें, आपको किस में तेन दिखाई पड़ रहा है भाई, आपको दो ऑप्शन में तेन दिखाई पड़ रहा है, बाकी ऑप्शन काट दीजिए। इसके बाद मैंने बोला था आत्मनेपदी, तो आत्मनेपदी जब भी आप देखोगे तो ये पठंती जो है ना, अंतियर, ये पठती पठता पठंती, ये आपका परस्मय पदी की पहचान है, तो ये कट गया। तो बचा आपका बी ऑप्शन, तेन पठ्यते, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सह पर्यंकात अधिशेते इति वाक्यम संशोधित, ये एक वाक्य दिया गया और कहा गया है कि इसको संशोधित करिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, अधि उपसर्ग देख रहे हो ना दोस्तों। इसके लिए आपको एक रूल बताया गया था, कौन सा, वो था अधि सिंग स्था साम, यानी कि जहां अधि उपसर्ग सहित सींग हो, स्था हो, आस हो, ये धातु हो, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपने वहीं पर देखा ना कि पर्यंकात लिखा है, ठीक, बिल्कुल सेम देखिए ऐसा ही दिखेगा वो। तो राजकुमारा पर्यंकम अधिसेते, तो अभी हमको पता चल गया ना, जब भी यहाँ पर है वहां द्वितीय विभक्ति लगेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सपर्यंकम अधिसेते। फिर संस्कृत भाषायाम आयोगवाहस्य संख्या अस्ति, संस्कृत भाषा में आयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक, ये आप वर्ण विचार वाला चैप्टर देखिएगा ऑनलाइन, आपको दिखाई पड़ जाएगा। दो तो मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से, जीव्यामूल्य और उपपद्यमानीय। ठीक, बाकी दो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक, तो पहले जाइएगा वो वर्ण विचार वाला चैप्टर देखिएगा। इसके बाद है इंद्र वज्रा छंदसी प्रतिपादम वर्णा भवंती। ठीक, इसमें छंद मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा कि इंद्र वज्रा छंद में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो हैं 11 वर्ण होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं निम्नलिखित पंक्ति समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, निम्नलिखित पंक्ति में समुचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनाः पुष्पाणि अर्पयन्ति, ठीक, लोग डैश पुष्प का अर्पण करते हैं,
कहाँ पर करते हैं भाई? मंदिर है। अगर मंदिर होता तो क्या पुष्पों का अर्पण, अगर मंदिर नहीं होता तो क्या पुष्प का अर्पण कर पाते? नहीं कर पाते। यानी पुष्पों के अर्पण का आधार क्या है? मंदिर है। तो सप्तमी विभक्ति लगा दिया भैया, मंदिर है। ठीक है। फिर क्या है? व्याकरण शब्दे प्रत्ययः अस्ति। इसे जब भी मैं प्रत्यय बताऊंगा ना वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए इसमें ल्युट प्रत्यय है। ठीक है। फिर बात करते हैं छात्रय न क्रियते। छात्र इनमें से क्या नहीं करते हैं? तो क्या छात्र मौन वाचन नहीं कर सकते? आपको टीचर ने कभी नहीं कहा मन में पढ़ो, तो आपने मन में पढ़ा ना, तो उसको तो मौन वाचन कहते हैं, यानी छात्र इसको तो करते हैं। फिर है अनुकरण वाचनम, यानी अगर टीचर बोल रहे हैं और आप उसके पीछे पीछे बोलते हैं, ठीक है, दोहराव करते हैं, इसको ही तो अनुकरण कहते हैं, अनुकरण वाचनम कहते हैं इसी को ही। तो आप ये भी करते हैं। फिर बात करते हैं सामूहिक वाचन की। तो सामूहिक वाचन में सारे बच्चे एक साथ नहीं वाचन करते हैं, उसको सामूहिक वाचन कहते हैं। अब बात करते हैं आदर्श वाचनम की। तो आदर्श वाचनम छात्र नहीं कर पाते। तो आदर्श वाचन क्या होता है? आदर्श वाचन कहाँ पर ह्रस्व स्वरों का यूज करना है, कहाँ पर दीर्घ स्वरों का यूज करना है, कहाँ पर प्लुत स्वरों का यूज करना है, ये आपके आदर्श वाचन के हिस्से होते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ देंगे कि भैया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूनो, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे प्रभाव में पढ़ देंगे, इसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आदर्श वाचन में इसे कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, ये है आदर्श वाचन। दोस्तों आज की शिक्षण प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यही है कि शिक्षक अपने विषय में रोचकता ही नहीं ला पाता है। ठीक है, अब ये जो उदाहरण मैंने बोला है रहीमन पानी, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये तो यमक अलंकार है। अगर शिक्षक इसका आदर्श वाचन कर देता तो आपको पता चल जाता है कि किस शब्द पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और कौन से शब्द अनेक अर्थों को लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अपने कि हर्बटीय पंच पद्या विकसित रूपम अस्ति। हर्बट का जो पंच सिद्धांत था उसका विकसित रूप क्या है? वो मूल्यांकन विधि है। ठीक है, इसको मैंने आपको व्याख्या वाली पीडीएफ में इसको मेंशन किया है, आप वहां से देख लीजिएगा कि ये 5 कौन कौन से पद होते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृत शिक्षण मुख्य पद्धति का, प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षण की मुख्य पद्धति क्या थी? तो दोस्तों उसमें जो मुख्य पद्धति थी वो थी मौखिक पद्धति। लोगों को मौखिक रूप से समझाया जाता था और उस ज्ञान को वो विद्यार्थी क्या करते थे, एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसी को ही क्या कहते हैं? मौखिक पद्धति। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने बहुत बार सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर आपको रास्ता नहीं क्रॉस करना चाहिए, या दो लोगों का सर लड़ जाए तो काले कुत्ते काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये पढ़ा कहाँ? तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने केवल सुना था, आपने अपने सीनियर से सुना और आपने अपने जूनियर को बता दिया इसी को। यही जो तरीका था ये क्या था? ये मौखिक तरीका ही तो है, किसी चीज को, किसी ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का ले जाना। तो जो मुख्य पद्धति थी वो मौखिक पद्धति थी। इसके बाद बात करते हैं अभिनय विधि प्रयोग कुत्र स्यात्। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अभिनय यानी कि रोल प्ले करना। ठीक है, रोल प्ले करना किसी चीज की, नाटक करना। ठीक, तो ये आप नाटक शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है अध्यापकेन श्याम फलके शब्दानाम लेखनम तदनु छात्रैः अभ्यास पुस्तिकायां लिखितानां शब्दानां अध्यापकेन संशोधयन् कस्मिन् विधौ वर्तते। ठीक है, अध्यापक के श्याम पट पर लिखने के बाद जो शब्द लिखे जाते हैं उसके बाद छात्र उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। ठीक है, बाद में जो अध्यापक है वो उन शब्दों का संशोधन करता है। ठीक, इस विधि को दोस्तों कहते हैं जेकटाट विधि। ये बिंदी नहीं है ऊपर, ये है जेकटाट विधि। जेकटाट विधि में क्या होता है कि बच्चे किसी की नकल करके लिखते हैं पहले। ठीक है, पहले देखेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में बिना देखे लिखेंगे और फिर वापस से देखेंगे कि हाँ उन्होंने गलती कहाँ करी है। तो इस विधि को जेकटाट विधि कहते हैं। ठीक है, श्रुत लेखनम किम तात्पर्यम। श्रुत लेखनम यानी जैसे आप इमला लिखते थे ना, डिक्टेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, श्रुत यानी सुनकर लिखना। तो श्रवणेन सह लेखनम, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है रचना शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधेय का
रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि। बच्चों से पहले प्रश्न पूछना, उसके बाद उनके उत्तर देते हुए उनको विषय से अवगत कराना। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्नोत्तर विधि। फिर क्या है, भाषायाः कौशलम नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है, इनमें से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? तो देखिए, आपको मालूम है भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से भाई? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये 4 कौशल होते हैं। अब हम चेक करेंगे भाई, श्रवणम यानी सुनना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना, चिंतनम आपको कहीं दिख रहा है क्या? इन चारों में नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? डी आपका ऑप्शन आंसर हुआ। फिर है लेखन, लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति। पत्र लिखने से, गीत सुनने से, सूत्र को कंठस्थ करने से, शुद्धोच्चारणेन, शुद्ध उच्चारण करने से। तो जब भी शुद्ध उच्चारण करेंगे तो इससे आपकी बोलने की कौशल वो होगा ना। ठीक है, सूत्र कंठस्थ करेंगे तो इसमें भी आपकी लेखन कौशल का तो कोई विकास नहीं हो रहा है। गीत सुनने से आपका सुनने का कौशल वो होगा। ठीक है, लिखने का तो हो नहीं रहा, तो ऑप्शन क्या बचा? ए ऑप्शन बचा, ए ही करेक्ट ऑप्शन है, पत्र लेखने। भाषायाः कौशलानि सन्ति, अभी हमने ऊपर देखा था कितने? 4 होते, तो देखो ऑप्शन बी चत्वारि। फिर है कक्षायाम उच्चारण शिक्षकाले यदा अध्यापकः प्रथम वदति तत्पश्चात बालकाः वदन्ति अयम विधिरस्ति। कक्षा में उच्चारण के दौरान जब शिक्षक पहले बोलता है और उसके बाद में बच्चे बोलते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं भैया? इस विधि को कहते हैं अनुकरण विधि। ये हमने ऊपर हिंदी वाले सेक्शन में इस चीज को पढ़ा था कि जब ये शिक्षक बोलता है और आप उसके पीछे बोलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सेक्शन फिनिश हो जाते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको जरूर बताएं।